साथियों, आप सभी का विजय आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गया परिकल्पना के बारे में, गया हाइपोथेसिस। तो यह जो गया हाइपोथेसिस है, यह क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं कि यह किससे संबंधित है। तो गया परिकल्पना या जो गया हाइपोथेसिस है, यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना को संदर्भित करती है जो बताती है कि पृथ्वी एक जटिल जीवित इकाई है, अर्थात पृथ्वी एक कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी है जिसमें जीवों एवं उनके भौतिक परिवेश के बीच स्व-विनियमन जुड़ाव या सेल्फ रेगुलेटिंग जुड़ाव के आधार पर एक संतुलन कायम होता है। तो याद रखिएगा, इस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया कि पृथ्वी को एक लिविंग एंटिटी के रूप में माना गया है। तथा इसके संदर्भ में कुछ अन्य चीज़ें देखें तो इस परिकल्पना को पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक ने वर्ष 1972 के अपने पत्र, जिसका इस पत्र का शीर्षक था गया एज सीन थ्रू द एटमॉस्फेयर, में प्रस्तुत किया था। इस परिकल्पना का नाम पौराणिक ग्रीक देवी गया के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिए, गया इसमें क्या है, गया जो है एक पौराणिक ग्रीक देवी हैं जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं ये हम लोग जैसे धरती माता कहते हैं, तो ये धरती माता को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और इस परिकल्पना के प्रमुख उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियां मनुष्य एवं भौतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करती हैं, जिसमें सभी एक दूसरे को लगातार नियंत्रित करते रहते हैं, मतलब मनुष्य और जो भौतिक वातावरण है। इसके अलावा जेम्स लवलॉक की गया परिकल्पना एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पृथ्वी की प्रकृति के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। जेम्स लवलॉक ने बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी की भौतिक प्रणाली में परिवर्तन होते हैं, वैसे वैसे जीवित प्रणाली ऐसे परिवर्तनों को कम करने के लिए प्रतिक्रिया देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका मानना है कि पृथ्वी एक जीवित जीव की तरह काम करती है, लिविंग एंटिटी की तरीके से बिहेव करती है, और यह जीवन एक स्व-विनियमन प्रणाली का हिस्सा है। तथा यह जो पृथ्वी है और यह जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो ग्रह को जीवन के लिए एक उपयुक्त आवास के रूप में बनाए रखने के लिए भौतिक और रासायनिक वातावरण में हेरफेर करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, पृथ्वी के द्वारा। तो गया हाइपोथेसिस क्या है, किससे संबंधित है और किसके द्वारा दी गई है, तो यह परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि 23 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो इसलिए हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमें पता होने चाहिए। इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी इनके पिता ने कार्य किया था। वर्ष 1934 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति अर्थात वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनके पिता भी कुलपति के रूप में कार्य किए थे और ये भी 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं। और वर्ष 1944 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किंतु 4 वर्ष के भीतर ही इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी का मत था कि हिंदू महासभा को केवल हिंदुओं के एक दल के रूप में सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए हिंदू महासभा का गठन कब हुआ था, तो 1915 में। तथा पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया था, किंतु 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने आंतरिक मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। पूछा जाए भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को, और ये इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद मई 1953 में जम्मू कश्मीर में डॉक्टर मुखर्जी को हिरासत में ले लिया गया, जिसके पश्चात 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के भीतर उप श्रेणीकरण के परीक्षण हेतु आयोग के संबंध में, या इंग्लिश में कहें तो कमीशन टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब यदि इसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो जो आपका मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 1 जो है,
तो ये प्रश्न पत्र नंबर 1 का जो शीर्षक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, इसके अंतर्गत यह टॉपिक कवर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस वजह से यह चर्चा में आया। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 340 के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 या आर्टिकल 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आयोग नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? संसद के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। और याद रखिएगा, इसमें जो आधार क्या बनाया गया है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को। इसके अलावा इस आयोग में राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों को अन्वेषण हेतु उचित समझेगा उनको सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकता है। अब यदि इसके संवैधानिक आधारों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता की गारंटी प्रदान की गई है। इसका अर्थ है कि गैर बराबरों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा सकता। कभी भी बराबरी का व्यवहार कब होगा? जब दो लोगों की स्थितियां समान होती हैं। यदि दो लोगों की स्थितियां समान नहीं हैं तो उनमें यदि आप बराबरी करेंगे तो वो एक प्रकार की असमानता है या उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। तो उन्नत वर्गों के साथ समान स्तर पर लाने हेतु गैर बराबरों के उत्थान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जो उन्नत वर्ग हैं या जो सामान्य वर्ग हैं उन तक लाने के लिए उनके उत्थान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। तथा इसके अलावा अनुच्छेद 16(4), तो अनुच्छेद 16(4) आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकते हैं। मतलब जो आरक्षण का प्रावधान है वो आर्टिकल 16(4) में 16 के जो पार्ट 4 है उसके अंतर्गत किया गया है। तथा इसमें यह भी कहा गया कि यदि राज्य की राय में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए जो है नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान जो है राज्य के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके लिए जो संवैधानिक आधार है वो आपका कौन कौन सा है? आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 16 का 4 है। अब उप श्रेणीकरण की कुछ अन्य चीज़ों की बात कर लें तो वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण का प्रस्ताव पेश किया गया तथा अक्टूबर 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 340 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े वर्गों एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसमें भी जो अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं तो उनको प्राथमिकता प्रदान करते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में OBC समूह के उप श्रेणीकरण संबंधी विषयों का अन्वेषण करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इसी आयोग की जो विस्तार किया गया है, मतलब जो टाइम पीरियड था उसको विस्तार दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस उप श्रेणीकरण की आवश्यकता क्या थी? क्यों आवश्यकता पड़ी इसको करने की कि सब कैटेगराइजेशन किया जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस में? तो OBC समूह के उप श्रेणीकरण से OBC समुदायों के मध्य अधिक पिछड़े समूहों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित होगा। क्योंकि हुआ है क्या है कि जो OBC वर्ग है इसमें जो आरक्षण आता है तो OBC वर्ग के जो थोड़ी मजबूत जातियां हैं वह उन्हीं को पूरे आरक्षण का लाभ अधिक मात्रा में मिलता है, जबकि जो अन्य जो इसमें भी अत्यंत पिछड़े वर्ग में हैं उन तक वो आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाता। तो उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए ये जो है सब कैटेगराइजेशन का प्रावधान किया जा रहा है। वर्तमान में OBC में कोई उप श्रेणीकरण नहीं है और यह जो कमेटी बैठाई गई है इसी उप श्रेणीकरण के लिए बैठाई गई है कि इस पर यह अपने
अनुशंसाएं करें, मतलब सुझाव पेश करें, तथा वर्तमान में सभी समुदाय अर्थात ओबीसी वर्ग के अंतर्गत जो भी सभी समुदाय हैं, सभी समुदायों को संयुक्त रूप से 27% का आरक्षण प्रदान किया जाता है तथा ओबीसी समूह के उप श्रेणीकरण के निर्णय द्वारा केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के तहत आने वाले जाति समूहों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विभाजन कर रही है, जिससे आरक्षण का लाभ जो है आरक्षण के लाभ का अधिक समान वितरण सुनिश्चित हो सके। मतलब नीचे तक भी, मतलब ओबीसी वर्ग में भी जिन वर्गों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है उन तक भी यह लाभ पहुंच सके। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कुछ अन्य फैक्टों को भी आप याद रखिएगा, जैसे कि आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। और यह जो पिछड़ा वर्ग आयोग की संकल्पना आपकी आती है वो कब आती है? 1993 में, 1993 में संविधान के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत इसके तहत इसके लिए एक अधिनियम लाया गया। उस समय क्या था कि इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था, तो बहुत लंबे समय से जो पिछड़ा वर्ग आयोग था इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग की जा रही थी। तो इसी के संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया। और यह जो संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था? तो यह 123वां संविधान संशोधन था। तो ये पूछा जाए कि 123वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो अब वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा 1953 में काका कालेकर समिति जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित थी तथा 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। तो ये दोनों आयोग जो हैं आपका ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं। पहला 1953 में काका कालेकर समिति, दूसरा 1978 में पीवी मंडल की अध्यक्षता में आपका बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमेटी। इसके अलावा इसी तरह पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु आरएन प्रसाद समिति का गठन किया गया था। तो ये तीनों ही कमेटियों के बारे में नाम याद रखिएगा कि किससे संबंधित है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष, चूँकि इसको अभी हाल ही में बहुत समय नहीं हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यदि पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भगवान लाल शाहनी है। और इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद प्रथम अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर भगवान लाल शाहनी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ई ब्लड सर्विसेज के संबंध में। तो यह क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मार्गदर्शन में विकसित ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा यह एक क्या है? मोबाइल ऐप है। और यह मोबाइल ऐप प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक की ई रक्त कोष टीम द्वारा विकसित किया गया है। और केंद्रीय, यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो होते हैं वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और इसके अध्यक्ष यही होते हैं। और इस ऐप की मदद से जो है, यह जो ऐप अभी लॉन्च किया गया है, इस ऐप की मदद से लोग 4 यूनिट तक के खून की डिमांड कर सकते हैं। मतलब इस ऐप की मदद से वो 4 यूनिट तक खून प्राप्त कर सकते हैं। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक जो है वो 12 घंटे तक उनका इंतज़ार करेंगे कि आप 12 घंटे के अंदर जाकर के वो 4 यूनिट जो खून है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इस दौरान लोग वहाँ जाकर ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं रेड क्रॉस के बारे में, चूँकि रेड क्रॉस के संबंध में भी नाम आया है। तो रेड क्रॉस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अब यदि इसके उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य मानव जीवन व स्वास्थ्य का बचाव करना तथा युद्ध व विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना। मतलब युद्ध क्षेत्र में जो लोग घायल हो जाते हैं उनके स्वास्थ्य और उनके उपचार के लिए यह जो संस्था है कार्य करती है। और इसके कार्यों के लिए इसको अभी तक 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो यह आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि इसके बारे में जब 2-3 फैक्ट लिखेगा तो उसमें एक फैक्ट ये भी दे सकता है
कि रेड क्रॉस को केवल एक बार नोबल शांति पुरस्कार मिला है, या 2 बार मिला है, या 3 बार दिया है, तो याद रखिएगा इसको 3 बार मिला है। कब 1917 में, 1944 में और 1963 में। तथा प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसके निर्देशों के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम 1920 में पारित किया गया, जो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रोगों को रोकने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने पर बल देने का कार्य करता है। इसके अलावा थोड़ा सा ई रक्त कोष पोर्टल के बारे में बात करें, तो ई रक्त कोष पोर्टल, इसका प्रारंभ 7 अप्रैल 2016 को किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह जो पोर्टल है, यह एक एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली अर्थात ब्लड बैंक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसे सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है। और यह वेब आधारित तंत्र जो है राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एक ही नेटवर्क से एकीकृत करने का कार्य करता है। मतलब इस पोर्टल से आप अपने अगल बगल के जो भी ब्लड बैंक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं श्वेव तेल एवं गैस परियोजना के बारे में। तो श्वेव ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ONGC विदेश लिमिटेड, अर्थात जिसको शॉर्ट में OVL के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा म्यांमार में श्वेव तेल एवं गैस परियोजना के ब्लॉक नंबर A1 एवं A3 में $121.27 मिलियन के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी गई है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार जो कमेटियों से संबंधित पूछ लेता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो याद रखिएगा ये पूछा गया कहीं पर कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। और यह भी याद रखिएगा कि यह जो श्वेव तेल एवं गैस परियोजना है कहाँ से संबंधित होती है, म्यांमार से संबंधित है। आगे कुछ अन्य फैक्ट को देखें इसमें, तो ONGC विदेश लिमिटेड जो है दक्षिण कोरिया, भारत एवं म्यांमार की तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के एक संकाय के रूप में वर्ष 2002 से ही म्यांमार में श्वेव तेल एवं गैस परियोजना के उत्खनन एवं विकास से जुड़ी हुई हैं। तो याद रखिएगा इस श्वेव तेल एवं गैस परियोजना में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें 3 देश शामिल हैं। पहला है आपका दक्षिण कोरिया, दूसरा है भारत और तीसरा है म्यांमार। और म्यांमार में ही यह गैस परियोजना चलाई जा रही है। और कब से इसको प्रारंभ किया गया था, 2002 में प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल भी इस परियोजना में एक निवेशक के तौर पर शामिल है। इसके अलावा श्वेव तेल एवं गैस परियोजना से पहली बार गैस की प्राप्ति जो है यह आपकी जुलाई 2013 से में हुई थी। और यह परियोजना वित्त वर्ष 2014-15 से ही सकारात्मक नकदी प्रवाह सृजित कर रही है। मतलब 2014-15 से इससे लाभ अर्जित होना प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा आप यह भी याद रखिएगा, कहीं मेंस वगैरह में लिखने के लिए काम आ सकता है, कि पूर्वी एशियाई देशों की तेल एवं गैस उत्खनन तथा विकास परियोजनाओं में भारतीय PSU जो हैं, इनकी भागीदारी भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको जब यह नई सरकार आती है तो इसको कन्वर्ट करके लुक ईस्ट पॉलिसी को ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि उससे एक स्टेप आगे बढ़ा गया है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जो श्वेव गैस क्षेत्र है यह है कहाँ पर, तो श्वेव गैस क्षेत्र जो है अंडमान सागर में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह अंडमान सागर कहाँ है, हिंद महासागर का हिस्सा और बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में स्थित है। इसे वर्ष 2004 में दाइबू जो कि दक्षिण कोरियाई कंपनी है इसके द्वारा खोजा एवं विकसित किया गया था। इसके अलावा श्वेव तेल एवं गैस परियोजना की बात करें तो म्यांमार में श्वेव गैस परियोजना जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो रखाइन अपतटीय क्षेत्र है इसके ब्लॉक A1 और A3 में अवस्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया परियोजना। तो इस परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच अर्थात इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के सहयोग से नीति आयोग 24 जून 2020 को डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए किसके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है तो नीति आयोग के द्वारा। किसके साथ मिल करके, तो किसके सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है
और देश में जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है कि सरकार जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करे। तो इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है और इस परियोजना के माध्यम से देश में परिवहन उत्सर्जन से संबंधित एक मूल्यांकन ढांचा तैयार किया जाएगा, जो कि सरकार को वर्तमान और भविष्य की परिवहन चुनौतियों पर विस्तृत इनपुट प्रदान करने का कार्य करेगा। कि मतलब हमें आगे के लिए किस प्रकार का रोड मैप तैयार करना चाहिए, जिससे कि ये जो परिवहन संबंधी जो उत्सर्जन है इनमें या जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है उनको कैसे कम से कम किया जा सके। और इस परियोजना के माध्यम से भारत की विशिष्ट ज़रूरतों और परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत की डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की जो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज जो इसका कार्यक्रम है उसका एक हिस्सा है। तो याद रखिएगा, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज यह किसकी पहल है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की पहल है और जो भारत की डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया है वह इसी का एक हिस्सा है। तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF की यह परियोजना जो है वैश्विक पटल पर उभरते देशों की सरकारों को उनके परिवहन उत्सर्जन को कम करने और उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के बारे में। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा यह संगठन देशों के लिए एक परिवहन नीति के निर्माण में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। मतलब यह विभिन्न देशों को किस प्रकार की परिवहन नीतियां उन्हें बनानी चाहिए उसके संबंध में यह सुझाव देने का कार्य करता है। और इसके अलावा साथ ही यह विभिन्न देशों के परिवहन मंत्रियों का वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित इसी के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के द्वारा। अब यदि सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों में कितने शामिल हैं? 60 देश शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे लिए होगा वह क्या है कि भारत जो है वर्ष 2008 से इस संगठन का सदस्य है। तो कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है। तो याद रखिएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच का सदस्य कब से है? 2008 से ही है। अब आगे हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लें, या कह सकते हैं कि ये संक्षेप में करंट अफेयर हैं या वन लाइनर के फॉर्म में, जिसको बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सबसे पहला है कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा कहाँ पर स्थापित किया जाना है? तो अमेरिका में, और अमेरिका में कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। और इसकी घोषणा जो है 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई है। मतलब इसी अवसर पर शुरू की जाने की घोषणा की गई थी। और इसका नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। नाम क्या होगा? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और इसके प्रथम चांसलर कौन होंगे? तो डॉक्टर HR नागेंद्र जो हैं इसके प्रथम चांसलर होंगे। और आपको पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस बार जो है ये 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। और प्रारंभ कब से हुआ था यह मनाया जाना? तो 2015 से। और इस बार की थीम क्या रही है? तो इस बार की थीम पर लॉकडाउन का या कोविड-19 का पूरा प्रभाव रहा है और वह इसमें भी दिखाई पड़ता है। क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट ए होम। आगे बात कर लेते हैं क्लेयर कोनोर के संबंध में। तो क्लेयर कोनोर कौन है? तो इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, जिसको शॉर्ट में हम लोग MCC के नाम से जानते हैं, इसके 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। कौन? क्लेयर कोनोर। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब जो है इसकी स्थापना आपकी होती है 1787 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है या स्थित कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL जो कि कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन भी करता है, अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर, मतलब दोनों किनारों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो याद रखिएगा कौन सा? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का आपका कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यह जो नई एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम तकनीक है इसको बेंगलुरु स्थित CSIR की जो एक लेबोरेटरी जिसका नाम है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL द्वारा विकसित की गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाए कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, या इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अगला है
हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अगला है आपका जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। तो याद रखिएगा जर्मन बुक ट्रेड का 2020 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है, तो इन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यह जो पुरस्कार है यह 1950 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जा रहा है। और अमर्त्य सेन को यदि पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का या आर्थिक विज्ञान का नोबेल कब मिला था, तो 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।